Very good morning to you, class 9th. So, students, this is the last topic of chapter number 1, which is related to a civics portion, and the chapter name is What is Democracy? Why Democracy? And in today's class, we are starting a लास्ट टॉपिक विच इज़ ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डेमोक्रेसी के बहुत ही अलग अलग मीनिंग्स पढ़े हैं एग्जांपल्स को सेट करते हुए, जैसे चाइना का एग्जांपल, मेक्सिको का एग्जांपल, जिम्बाब्वे का एग्जांपल, पाकिस्तान का एग्जांपल। उन सभी को साथ में लेते हुए हमने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, मीनिंग्स निकाली हैं डेमोक्रेसी की। अब इन सभी को साथ में लेते हम ब्रॉडर मीनिंग की तरफ चलेंगे, जो कि है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो व्हाट डू यू मीन बाय representative democracy? So representative democracy means all the people do not rule. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सभी लोग रूल नहीं करते हैं, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं या उसे भेजते हैं, वो इनडायरेक्टली हमारे तरफ से रूल करता है ना। एग्जांपल ले लिया आपकी क्लास का, 9th क्लास में से अगर अथॉरिटी किसी को बुलाती है कि हर क्लास में से हमें एक एक बॉय और गर्ल चाहिए, हमें कोई भी वर्क करवाना है उनसे या फिर हमें कोई इशू सॉल्व करवाने हैं, कुछ भी पूछना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उठ के चला जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक मॉनिटर बनाया है। मॉनिटर कैसे? वोट हुआ, वोट के अकॉर्डिंग जो मेजॉरिटी होती है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। सो अब वो है हमारी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, वो जाएंगे हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करने। किसी भी इश्यूज़ पर अगर बात करनी है तो उन्हें ही बुलाया जाएगा। सो उन्होंने क्या किया, हमारे क्लास को रिप्रेजेंट किया। उसी तरीके से कंट्रीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं और वो इनडायरेक्टली हमारी तरफ से रूल करते हैं ना। मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजंस। दो चीज़ें होती हैं, एक मेजॉरिटी, एक माइनॉरिटी। सो मेजॉरिटी को ही कोई बात है, कोई इशू है, तो माइनॉरिटी की बात ना मान के हम लोग किसकी बात मानते हैं? मेजॉरिटी की बात मानते हैं। नाउ व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? So first point is modern democracy involved such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. अब मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में अगर हम इंडिया की बात करें तो एक छोटा सा बेसिक कोई अगर हमें रूल फॉलो करवाना है या फिर हम कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं, हमें कोई लॉ पास करवाना है, तो हम हर एक इंसान से जाके थोड़ी पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। इतने ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, स्पेशली फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे सिट टुगेदर, वो साथ में बैठे हैं और उस बात पर एक कलेक्टिव डिसीज़न तक पहुंच पाए। सो हम क्या करते हैं, हमने रिप्रेजेंटेटिव को रखा है, वो इनडायरेक्टली अपने हम कह सकते हैं दिमाग का यूज़ करके, माइंड का यूज़ करके वो एक डिसीज़न लेगा। तो हर एक इंसान से ना पूछे जाके रिप्रेजेंटेटिव डिसीज़न लेता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, especially physically involvement. So now second point, even if they could, the citizens does not have the time, the desire or skills to take part in all the decision. अगर वो लोग आ भी सके, मान लिया अगर हमें छोटे से गांव में कोई रूल पास करवाना है या फिर कोई भी नया अमेंडमेंट लाना है, तो हम सभी गांव के लोगों को बुला सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हमने बुला लिया, पर सभी के पास वो स्किल्स नहीं होती हैं या फिर वो मेंटल एबिलिटी नहीं होती है या फिर टाइम नहीं होता है। हर इंसान के पास, ज़रूरी नहीं है उसे पॉलिटिकल इश्यूज़ में इंटरेस्ट हो, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। किसी के पास टाइम है इन चीज़ों में देने के लिए, किसी के पास नहीं है। किसी के पास मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान से ज़्यादा अच्छा सोच सके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना चाहिए जो कि हमारी तरफ से गुड डिसीजंस ले सके। ऐसा नहीं हो बाद में हम उन डिसीजंस को लेने पर पछताएं। सो सभी के पास एनफ टाइम नहीं है, डिज़ायर नहीं है और स्किल्स नहीं है टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। ओके, ना ब्रॉडर मीनिंग की तरफ हम चलते हैं। ये तो एक छोटी सी डेफिनेशंस हो गई डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी क्या होता है।
सो डेमोक्रेसी में हम लोगों ने लोगों को इन्वॉल्व किया, पर डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। सो डेमोक्रेसी में ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ही सारा का सारा डिसीज़न ले लेंगे। अगर उन्होंने कोई काम गलत किया है तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, हमारे पास ये पावर है कि हम रूलिंग पार्टी को हरा सकते हैं, उसको टर्न कर सकते हैं, उसकी पावर को दोबारा इलेक्शन करवा के। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिसीज़न इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन, पूछ के काम करना चाहिए, कंसल्ट करके काम करना चाहिए। कोई भी रूल या लॉ आप पास नहीं करवा सकते हो यूं ही। अगर वो रूल और लॉ लोगों के खिलाफ होता है तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे बाद में। सो डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ दोज हु अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन, और उन लोगों की सलाह और कंसेंट भी ज़रूरी है जो लोग इस बात से अफेक्टेड हो रहे हैं। नाउ एग्ज़ाम्पल आपका लेते हैं, आपके मदर एंड फादर को एक नया घर लेना है, ओके, या फिर एक न्यू सेलफ़ोन लाना है आपके लिए। तो ये घर लेने वाली या सेलफ़ोन लेने वाली बात जो होती है, वो जो मदर एंड फादर है ना, वो घर में डिस्कस करते हैं कि हम ये घर ले रहे हैं, ये एरिया, या फिर कोई भी छोटी या बड़ी बात हो जाए तो घर में उससे पहले सलाह ली जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी मदर का एग्जांपल लेते हैं, आपके फादर कोई बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं तो सबसे पहले वो अपनी मदर से कंसल्ट करेंगे, ओके। देन वो जानना चाहेंगे कि कहीं उनके डिसीज़न से घर में कोई भी अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को कोई इश्यूज़ तो नहीं होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एग्ज़ाम्पल ले लिया, आपको अपने घर के आसपास वाले इलाकों में कुछ करवाना है, तो कभी कभी होता है कि नेबर्स को प्रॉब्लम हो जाती है, नेबर्स को इश्यूज़ हो जाते हैं, तो हमें डिसीज़न लेने से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए लोगों से। उन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या इन कामों की वजह से आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे। सो ब्रॉडर मीनिंग की तरफ हम आते हैं, तो ब्रॉडर मीनिंग्स में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब सभी लोग फिज़िकली पॉसिबल नहीं हैं, तो हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए हमारे। और सभी लोगों में इतने स्किल्स नहीं होते, इतनी डिज़ायर नहीं होती, या उनके पास टाइम नहीं होता कि वो डिसीजंस ले सकें। और डेमोक्रेसी में डिसीजंस कंसल्टेशन के साथ लेने चाहिए। रूलिंग पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पावर के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं लेती है, वो कंसल्ट करती है, उसके बाद ही डिसीजंस लेती है। Now by this we have completed our whole chapter, and today we'll start question and answers. We'll do only question number 1, 2 and 3 in this class. So let's start with question number 1. Here is some information about 4 countries. Based on his information, how could you classify each of these countries? Now यहाँ पर 4 countries के example दिए हैं, country A, country B, country C, country D. According to these examples, we have to set which country is democratic. कौन सी कंट्री इनमें से डेमोक्रेटिक है, कौन सी अनडेमोक्रेटिक है, और कौन सी नॉन श्योर है, मतलब हमें पता नहीं है कि है कि नहीं है। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ ले। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होगी जहाँ पर लोगों का रूल होगा, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, हम लोग वोट कर सकते हैं, सभी को राइट्स होते हैं। अनडेमोक्रेटिक मीन्स किसी एक का रूल होता है, और नॉट श्योर हमें पता नहीं है कि क्या तो ये डेमोक्रेटिक है या फिर ये अनडेमोक्रेटिक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। नाउ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अलग अलग कंट्री कभी कभी अपना रिलीजन उसको बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इंडोनेशिया में, तो यहाँ की जो रिलीजन है वो क्या है, इस्लाम रिलीजन है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ सारे मुस्लिम्स रहते हैं, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं, अदर रिलीजन्स वाले लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। सो अगर दूसरे रिलीजन वाले लोग रहते हैं वहाँ पर, तो क्या उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है? तो ये डेमोक्रेसी हुई या नॉन डेमोक्रेसी हुई? इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया, अच्छा अभी डेमोक्रेटिक कंट्री ना मान के हम इसे एक कंट्री मानते हैं, तो इंडिया में हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि हिंदू ही वोट देगा, मुस्लिम नहीं दे सकता, जैन नहीं दे सकता, सिख नहीं दे सकता। सो
डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोग वोट दे सकते हैं। बट क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखा है, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन, मतलब आप अगर उनके ऑफिशियल रिलीजन को नहीं मानते हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ आंसर आएगा अनडेमोक्रेटिक, यहाँ आंसर आएगा अनडेमोक्रेटिक। इसके सामने सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आपको अनडेमोक्रेटिक लिख देना है। Now, country B. The same party has been winning elections for the last 20 years. ओके, सो एक ही पार्टी है, मान लिया अभी हम रूलिंग पार्टी का एग्जांपल लेके बीजेपी का एग्जांपल लेते हैं। सो एक ही पार्टी लगातार 20 सालों से रूल किए जा रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मोनार्की है, मतलब या वो तानाशाह वाली पार्टी है या फिर वो डेमोक्रेसी वाली पार्टी। तो यहाँ एक तरीके से हमको कंफ्यूज किया गया है, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। सो यहाँ आंसर आएगा नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर दैट दिस कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। Now country C, ruling party has lost in the last 3 elections. यहाँ पर रूलिंग पार्टी का नाम लिया गया है, तो हम यहाँ पर 2 पार्टी ले सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी ले सकते हैं, जैसा कि इंडिया में है। और यहाँ साफ साफ लिखा है हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। जो अभी रूलिंग पार्टी आई है वो पिछले 3 इलेक्शंस हारे जा रही है। तो इसका मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, 2 पार्टीज़ हैं, एक रूलिंग है और एक अपोजिशन पार्टी है जो हार रही है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकता है। सो यहाँ हम लिखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, यहाँ डेमोक्रेटिक लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर रूलिंग पार्टी पिछले लास्ट 3 इलेक्शंस हार रही है, एक प्रोसीजर अपनाया जा रहा होगा इलेक्शंस का। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन कमीशन ही इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो इलेक्शंस कैसे इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर आएगा अनडेमोक्रेटिक, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ही फ्री नहीं है, उसको फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, तो इलेक्शंस भी इंडिपेंडेंटली नहीं हो पाएंगे, उसे अफेक्ट किया जाएगा, जैसे घूस देकर, पैसे देकर या फिर अलग अलग तरीके से ब्राइब्स देकर इलेक्शंस को अफेक्ट करवाया जाएगा। एक पार्टी अपनी तरफ सारे लोगों को करने लगेगी, जैसे PRI हमने पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वही हमें क्लासीफाई करना है, तो हम कंट्री P से स्टार्ट करते हैं। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी। कोई भी वहाँ की कंट्री है, वहाँ जो पार्लियामेंट है वो चीफ ऑफ आर्मी से पूछे बिना कोई लॉ पास नहीं कर सकती। ये क्या बात होती है, ये तो अनडेमोक्रेटिक है पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर A में कंट्री P, यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आपको लिखना है अनडेमोक्रेटिक, बिकॉज डेमोक्रेसी में हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, चीफ ऑफ आर्मी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक गवर्नमेंट बनी है, वो ही डिसीज़न लेगी, कोई लॉ पास करना है पार्लियामेंट को, तो चीफ ऑफ आर्मी का इसमें कोई रोल नहीं है। Now country Q, the parliament cannot pass a law reducing the power of judiciary. सो यहाँ है पार्लियामेंट कोई भी लॉ ऐसे पास नहीं कर सकते जिसमें हम लोगों ने जुडिशरी की पावर को कम कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ डेमोक्रेसी आती है कि जुडिशरी की पावर को कम नहीं किया जा सकता है, न्यायिक व्यवस्था को या फिर जुडिशरी की पावर को किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकता। कोई भी लॉ, पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ पास ही नहीं कर सकती है जिससे उसकी पावर को कम किया जा सके। सो यहाँ आंसर आएगा डेमोक्रेटिक कंट्री। क्वेश्चन नंबर C, country R. The country's leaders cannot sign any treaty with another country without taking permission from its neighboring countries. अगर हमें श्रीलंका से कोई भी ट्रीटी साइन करनी है, मतलब संधि साइन करनी है, तो हमें क्या बांग्लादेश से पूछना पड़ेगा, क्या चाइना से पूछना पड़ेगा, नेपाल से पूछना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हम इंडिपेंडेंट रूलर है, श्रीलंका इंडिपेंडेंट रूलर है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम दोनों समझदार हैं, हम दोनों खुद ही अपनी कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रीटी है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो यहाँ पर आंसर आएगा अनडेमोक्रेटिक। हम क्यों पूछें किसी भी नेबरिंग कंट्रीज से, हम खुद इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद अपने डिसीजंस लेंगे। सो हियर क्वेश्चन नंबर C, country R, undemocratic. Now country S. All the major economic decisions about the country are taken by officials of central bank with the ministers cannot change. सारे के सारे डिसीज़न गवर्नमेंट लेगी, साफ साफ हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट
को हमने चुना है, कोई भी सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल डिसीज़न नहीं लेगा, गवर्नमेंट लेगी डिसीजंस। ओके, और मिनिस्टर्स चेंज नहीं कर सकते। बताइए, यहाँ पर डिसीज़न कोई और ले रहा है, मिनिस्टर्स चेंज नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इन चारों में से कौन सा डेमोक्रेसी के लिए एक फेवरेबल आर्ग्यूमेंट नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर ए, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है कि पीपल फ्री रहते हैं और सभी इक्वल हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इज़ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे दैन अदर्स। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसीज में हम किसी भी बात को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से ही मिलके बने, हम लोगों से सलाह ले सकते हैं। अगर किसी को बात में कोई इशू है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई तानाशाह रूल कर रहा है, उसने जो बोल दिया वही रूल बन जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बेटर वे में थोड़ी लिया, हमने किसी भी प्रॉब्लम को, वहाँ पर क्या है, तानाशाह की बातें मानी जाएंगी। और डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है, डेमोक्रेसी में लोगों की बातें या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको बेटर वे में सुलझाया जा सकता है। नाउ पॉइंट नंबर सी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। बिल्कुल, वो मोर रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द पीपल। मोनार्की में, तानाशाही में जो रूलर है वो एक तरीके से खुद के लिए रूल करता है, खुद की बातें मनवाता है। पर यहाँ डेमोक्रेसी में लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लोगों को प्रायोरिटी में रखा जाता है। तीनों बिल्कुल सही है डेमोक्रेसीज। अब चौथा देखते हैं, फोर्थ डी, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस दैन अदर्स। प्रॉस्पेरस मीन्स समृद्ध। सो ये थोड़ा पॉइंट गलत है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री ही प्रॉस्पेरस है। अगर हम चाइना की बात करें तो वो अभी भी हम, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। जैसे यूएई एग्ज़ाम्पल ले लिया हम लोगों ने, और ब्रिटेन ले लिया। सो यहाँ पर ब्रिटेन, चाइना, जापान, ये हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं। सो डेमोक्रेसी प्रॉस्पेरस है, और अदर वेज ऑफ गवर्नमेंट से तो ये एक फॉल्स, हम कह सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंट जो पॉइंट नंबर डी आर्ग्यूमेंट है वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है। सो यू हैव टू टिक पॉइंट नंबर डी। आई एम रिपीटिंग द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज़ undemocratic. Okay, sorry for the problems. A is undemocratic, B is not sure, C is democracy, and last one D is undemocratic. Point number 2, A is undemocratic, B is democratic, C is undemocratic, and D is also undemocratic. एंड इन क्वेश्चन नंबर 3, जो आर्ग्यूमेंट नंबर 3 है वो फेवर में नहीं है डेमोक्रेसी के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी ही समृद्ध हो, प्रॉस्पेरस हो, और अदर काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट भी हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं। दैट्स इट फॉर नाउ. वी विल डू all the rest of the question and answers in the next class. Thank you.